सुप्रभात विद्यार्थियों। बीए थर्ड ईयर की हमारी कल क्लास चल रही थी। कल के वीडियो में मैंने आपको हेक्सचर-ऑलिन प्रमेय के बारे में समझाया था। आज हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने बात की थी कि हेक्सचर और ऑलिन, जो कि दो लोग हैं, हेक्सचर-ऑलिन और बर्टल-ऑलिन, इन्होंने ये कहा था कि दो देशों में व्यापार होता है, उसके अंदर दो मूल शब्द काम करते हैं, जो है साधन प्रचुरता और जो दूसरा शब्द है वो है साधन बहुलता। हेक्सचर-ऑलिन थ्योरी में हमें किस बात का जवाब मिलता है कि कोई जो दो देश होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, उनमें से अलग अलग लागतें क्यों वहन करते हैं अलग अलग देश, ये हमको पढ़ना है। क्या कारण है? क्योंकि मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि एडम स्मिथ को ले लो, चाहे डेविड रिकार्डो को ले लो, चाहे जेएस मिल को ले लो, चाहे हैबरलर को ले लो, वे सभी ये कहते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग वस्तुओं की लागतें अलग होती हैं, इसीलिए लागतों में अंतरों के कारण ही दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो पाता है। लेकिन ये सभी इस बात का उत्तर नहीं दे पाए कि क्यों देशों में अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग लागतें होती है। इसका उत्तर हेक्सचर-ऑलिन देते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर हम हेक्सचर-ऑलिन प्रमेय या सिद्धांत या एचओ थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर दो शब्दों की बात करते हैं, साधन संपन्नता या प्रचुरता या साधन गहनता। हेक्सचर-ऑलिन ये कहते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के जो साधन है वो प्रचुरता से पाए जाते हैं। किसी देश में पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, किसी देश में श्रम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो जिस देश में पूंजी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो उसी वस्तु का उत्पादन करे जिसमें पूंजी किस प्रकार प्रयुक्त होती हो, गहनता से प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार वो ये कहते हैं कि जिन देशों में श्रम ज़्यादा पाया जाता है उन कंट्रीज़ को उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए या अधिकतर करना चाहिए, या उसमें श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसमें श्रम गहनता से प्रयोग होता हो। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार एचओ थ्योरी में इन साधनों की संपन्नता को दर्शाया गया है और फिर ये बताया गया है कि किस प्रकार साधन संपन्नता निर्धारित होने के बाद उस देश को किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए और उसी का ही निर्यात करना चाहिए। ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही सरल उदाहरण दे रहे हैं। माना दो देश हैं ए व बी, दोनों ही देशों में एक्स व वाई वस्तु का उत्पादन होता है। दूसरी बात, एक्स व वाई वस्तु का उत्पादन फलन दोनों ही देशों में समान है। इसका क्या मतलब है? उत्पादन फलन समान है। पहली कंडीशन दो देश हैं, दूसरी कंडीशन दोनों ही देशों में एक्स और वाई प्रकार की वस्तु का उत्पादन हो सकता है, और तीसरी बात एक्स और वाई वस्तु का उत्पादन फलन दोनों ही देशों में समान है। इसका क्या मतलब है? उत्पादन फलन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, जिसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की मात्रा फलन है उत्पादन के साधनों का, यानी कि उत्पादन निर्भर करता है उत्पादन के साधनों की मात्रा में। यदि उत्पादन के साधनों की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो उत्पादन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और उत्पादन के साधनों की मात्रा घटाई जाएगी तो उत्पादन की मात्रा भी घट जाएगी। अब दोनों ही देशों में उत्पादन फलन समान है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्स व वाई के उत्पादन में जितने साधन ए देश में लगते हैं उतने ही साधन, जितने साधन ए देश में लगते हैं उतने ही साधन बी देश में भी लगते हैं।
मैं यहाँ पर सिर्फ साधनों की मात्राओं की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि उत्पादन की लागत क्या आ रही है। तो दोबारा समझिए, एक्स व वाई वस्तु का जो उत्पादन फलन है वो दोनों ही कंट्रियों में एक समान है। इसका मतलब ये है कि एक्स के उत्पादन में, वाई के उत्पादन में ए देश में जितनी लागत आती है, ए देश में जितने साधन लगते हैं उतने ही साधन बी देश को भी लगाने पड़ेंगे अगर वो एक्स और वाई वस्तु का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि दोनों ही देशों में जो उत्पादन फलन है वो कैसे हैं, समान है। अब नेक्स्ट बात, देश ए में श्रम प्रचुरता है और देश बी में पूंजी प्रचुरता है। इसका मतलब क्या है, देश ए एक ऐसी कंट्री है वहां पर श्रम अधिक मात्रा में है और बी कंट्री ऐसी है जहां पर पूंजी अधिक मात्रा में है। और नेक्स्ट बात ये है, एक्स वस्तु श्रम गहन है और वाई वस्तु कैसी है, पूंजी गहन है। यहाँ पे हमारी कई कंडीशन आ गई। एचओ थ्योरी को समझने के लिए जो हमारी कंडीशंस है वो इस प्रकार से हैं। दो देश हैं ए व बी, दोनों ही देशों में एक्स व वाई वस्तु का उत्पादन होता है। एक्स व वाई वस्तु का उत्पादन फलन दोनों ही कंट्रीज में एक जैसा है। इसका मतलब ये है, एक्स और वाई के उत्पादन में जितने साधन देश ए में लगते हैं, एक्स और वाई के उत्पादन में उतने ही साधन बी देश में भी लगेंगे। नेक्स्ट, देश ए श्रम प्रचुर है, देश बी पूंजी प्रचुर है, यानी देश ए में श्रम बहुत ज़्यादा मिलता है और देश बी में पूंजी बहुत ज़्यादा मिलती है। जबकि एक्स वस्तु श्रम गहन है और वाई वस्तु पूंजी गहन है, यानी कि एक्स वस्तु ऐसी है जिसके उत्पादन में श्रम ज़्यादा लगता है और वाई वस्तु ऐसी है जिसके उत्पादन में पूंजी ज़्यादा लगती है। अब यहाँ पर जो एचओ थ्योरी में हम इस बात का सिद्धिकरण करने जा रहे हैं कि साधनों की प्रचुरता पाई जाती है। किस कंट्री में साधन प्रचुर, कौन सा साधन है किस कंट्री में और किस कंट्री में कौन सा साधन प्रचुर है, क्योंकि साधनों की प्रचुरता सिद्ध करने के बाद ही हम यह तय करेंगे कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर साधन प्रचुरता दो तरीकों से सिद्ध कर सकते हैं तथा यह सिद्ध कर सकते हैं कि प्रचुर साधन को जब गहनता से प्रयोग में लाया जाएगा तो उसी वस्तु का उत्पादन में निर्यात होगा जो साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम साधन कीमतों के रूप में साधन की प्रचुरता को सिद्ध करने जा रहे हैं। हमने उदाहरण में क्या माना है कि देश ए पूंजी प्रचुर है और देश बी श्रम प्रचुर है। तो ये कब सिद्ध होगा कि देश ए श्रम प्रचुर है, देश बी पूंजी प्रचुर है, जब इस प्रकार की कंडीशन अवेलेबल हो। ये क्या कंडीशन है, पीसी का मतलब है प्राइस ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की कीमत, पीएल का मतलब है प्राइस ऑफ लेबर यानी श्रम की कीमत, ए का मतलब ए देश, बी का मतलब बी देश। अगर दो देशों के बीच में साधनों की कीमतों के अनुपात कुछ इस तरीके से या इस तरीके से है तो हम ये कहेंगे, हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि देश ए में कैपिटल प्रचुर है और देश बी में लेबर प्रचुर है। क्यों, देखिए, प्राइस ऑफ कैपिटल प्राइस ऑफ लेबर का अनुपात ए कंट्री में, प्राइस ऑफ कैपिटल और प्राइस ऑफ लेबर का अनुपात बी कंट्री में तुलना की जाए तो अगर यहाँ पर पूंजी और श्रम की कीमतों का अनुपात बी देश में ज्यादा है तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि देश ए पूंजी प्रचुर है और देश बी श्रम प्रचुर है। कैसे सिद्ध हुआ ये, देश ए में कैपिटल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस देश में कैपिटल की कीमत कम है, पूंजी की कीमत कम है, जबकि देश ए में लेबर कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका मतलब ए कंट्री में श्रम महंगा है, यानी कि श्रम की कीमत ज़्यादा है। जब आप कम कीमत में ज़्यादा कीमत का भाग दोगे और यहाँ पर पूंजी जो है वो महंगी है देश बी में और श्रम जो है वो सस्ता है, तो कम कीमत में
ज़्यादा कीमत में कम का भाग दोगे तो कौन सा ज़्यादा आएगा? बी कंट्री वाला ज़्यादा आएगा। एक उदाहरण से लेते हैं, मान लीजिए प्राइस ऑफ कैपिटल इन कंट्री A is 5 और price of labor in country A is 10, जबकि price of capital in country B is 15 and price of labor in country B is only 5। तो आपने क्या किया? अब हम यहाँ पर भाग देके देख लेते हैं तो हमें इस अनुपात का मतलब समझ में आ जाएगा। प्राइस ऑफ कैपिटल इन कंट्री ए कितना है? 5 है। 5 भाग 10, यहाँ पर इसको हमने सिद्ध करने के लिए लिख दिया और यहाँ पर 15 भाग 5। तो आप इन दोनों का लगाएंगे तो कौन सा जो ज्यादा आएगा वो ये ज्यादा आएगा। और ये किसको डिनोट कर रहा है? ये बी कंट्री में प्राइस ऑफ कैपिटल और प्राइस ऑफ लेबर के कीमतों के अनुपातों को शो कर रहा है। इसी प्रकार देश बी अगर हम उल्टा ले लेते हैं तो ये वाली कंडीशन आएगी। तो इसका मतलब ये है कि देश ए में पूंजी ज्यादा है और देश बी में श्रम ज्यादा है। देश ए को पूंजी गहन वस्तु आपको वाई वस्तु का उत्पादन करना चाहिए और जो देश बी है उसे किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए? उसे करना चाहिए एक्स वस्तु का उत्पादन। अब इसी को हम साधनों की मात्राओं के अनुपात के रूप में भी दर्शा सकते हैं। साधनों की मात्रा के रूप में दर्शाने के लिए कैपिटल की मात्रा, लेबर की मात्रा देश ए में और कैपिटल की मात्रा और लेबर की मात्रा देश बी में अगर ये स्थिति है और दोनों के बीच में इस तरीके का निशान है तो इसका मतलब ये कि ए कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है और बी कंट्री में लेबर ज़्यादा है। यहाँ पर हमने सी का मतलब है कैपिटल की मात्रा, एल का मतलब है लेबर की मात्रा और यहाँ पर ए और बी कंट्रीज को डिनोट करते हैं। अगर कंडीशन ये है तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल की मात्रा ए कंट्री में ज़्यादा है, लेबर की मात्रा कम है। यहाँ पर बी कंट्री में कैपिटल कम है, लेबर ज़्यादा है, इसलिए दोनों के बीच में मोर देन कैपिटल लेबर रेशियो इन कंट्री ए इज मोर देन कैपिटल लेबर रेशियो इन कंट्री बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देश ए में पूंजी ज़्यादा है, देश ए को पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन यानी कि वाय वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। तो यहीं पर हमारा हेक्सचर-ऑयलेंड प्रमेय समाप्त हो जाता है। अब हम एक बार सारे सिद्धांतों को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में सबसे पहले हमने पढ़ा एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ये कहते हैं दो देशों में दो प्रकार की वस्तुएं उत्पादित होती है। देश ए एक्स में दक्ष है, देश बी वाई में दक्ष है। तो देश ए को एक्स का उत्पादन में निर्यात करना चाहिए, देश बी को वाई वस्तु का उत्पादन में निर्यात करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडम स्मिथ ने क्या माना? अगर देश ए एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है तो देश बी वाई वस्तु के उत्पादन में दक्ष होगा ही होगा। एडम स्मिथ के बाद आए डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने ये कहा कि अगर कंडीशन ये आ जाए कि ए देश और बी देश की अगर तुलना करें तो ए देश बी देश की तुलना में एक्स और वाई दोनों के ही उत्पादन में दक्ष हो जाए, दोनों के ही उत्पादन में दक्ष हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा? इसका उत्तर डेविड रिकार्डो ने दिया। उन्होंने क्या बताया था कि दोनों देशों के घरेलू विनिमय अनुपातों की जो सीमाएं हैं उनके बीच में कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर आए जे.एस. मिल। डेविड रिकार्डो इस बात का उत्तर नहीं दे पाए थे कि घरेलू विनिमय अनुपातों के बीच में, सीमाओं के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो होगा, लेकिन व्यापार की शर्त कैसे निर्धारित होगी? इसके लिए उन्होंने क्या कहा था?
प्रतिपूरक मांग या पारस्परिक मांग की लोच क्या है। उन्होंने इसकी बात की थी, यानी पारस्परिक मांग की लोच बेलोचदार है किसी देश की तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें अन्य देशों के पक्ष में हो जाएंगी, और अगर प्रतिपूरक मांग या पारस्परिक मांग की लोच लोचदार है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त खुद देश के पक्ष में हो जाएंगी। इसके बाद में आए हैबरलर। हैबरलर ने कहा जेएस मिल, डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ सबके सब ये कहते हैं कि उत्पादन का एकमात्र साधन क्या है, श्रम है, जबकि हैबरलर ने कहा नहीं, उत्पादन के साधन श्रम के साथ अन्य साधन भी होते हैं। और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को समझाने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन का प्रयोग किया। फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझाया। फिर उसके बाद में आए लास्ट में HO थ्योरी, हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी। हेक्सचर-ओहलिन ये कहते हैं कि हैबरलर, जेएस मिल, डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ सबने क्या कहा, सबने ये कहा कि जो देश जिस वस्तु के उत्पादन में दक्ष है उसी का ही उत्पादन करे। दक्षता का मतलब ये होता है कि लागतें कम आ रही हैं, लेकिन ये देश इस बात को नहीं समझा सके कि लागतें कम क्यों आ रही है, तो इस बात का उत्तर दिया हेक्सचर-ओहलिन ने। उन्होंने ये कहा कि लागतें अलग अलग देशों में इसलिए अलग अलग होती है क्योंकि वहाँ पर साधनों की प्रचुरता अलग अलग होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, साधनों की प्रचुरता अलग होती है। तो उन्होंने कहा कि जिस देश में जो साधन प्रचुर मात्रा में है वह उस वस्तु का उत्पादन करे जिसमें वह साधन कैसे प्रयोग होता हो, गहनता से होता हो, क्योंकि ऐसा करने पर जो लागतें हैं वो कम हो जाएंगी और जिस वस्तु के उत्पादन में लागतें कम आती है उसी का उद्देश्य को निर्यात करना चाहिए। तो इस प्रकार एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, हैबरलर और हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। तो अब हमारा अगला काम क्या होगा कि आपको इनके जो PDF फाइल है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने आपको सेंड कर दी है, और आज हम आपको हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी का भी आपको PDF फाइल सेंड कर देंगे। तो बच्चों, ये आपके 5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत हो गए। हालांकि ये जो सिद्धांत है वो बहुत वाइडली पढ़ने के लिए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ इन सिद्धांतों का आधारभूत विश्लेषण ही किया गया है, केवल बेसिक ही आपको बताया गया है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से कोई भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, लेकिन ग्रुप में ना करें, उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों सिद्धांत क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रस्ताव वक्र, देय वक्र या ऑफर कर्व। थैंक यू सो मच।